नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। देश में गरीबों और मिडिल क्लास के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर है, जिसको लेकर अभी से हमें चौकन्ना होने की जरूरत है। खुदरा महंगाई दर 4.38% हो चुकी है, जिससे बहुत बड़ी आबादी पर असर पड़ने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई को लेकर जो लक्ष्य तय किया था, महंगाई उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई है। जो आंकड़े आए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं, जिसको लेकर अभी से सतर्क होने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई दर को लेकर 4% का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन महंगाई के आंकड़े इससे ऊपर पहुंच गए हैं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का ज्यादा असर है। जून 2026 में देश की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38% हो गई। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर 3.93% थी। खाद्य महंगाई दर भी 5.32% पर पहुंच गई है, जिससे सब्जियों के दामों में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खाने पीने की वस्तुओं और ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महंगाई का अंतर बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसी लेकर अभी से अगर सतर्क ना हुआ गया तो जिस तरीके के आंकड़े हैं उससे भविष्य में नुकसान ज्यादा होगा, इस बात के संकेत मिलने लगे हैं। वैसे भी जब बरसात का मौसम होता है तो सब्जियां हों, फल हों, ये महंगे हो जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी होता है, नॉर्मल डेज में भी। आज तो ईंधन की किल्लत है, ईंधन के दाम अलग बढ़े हुए हैं, उसकी वजह से भी असर आता है। मॉनसून अपनी तरह से रोल प्ले कर रहा है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन इसके साथ साथ जो स्थितियां हैं उसमें ताजा घटनाक्रम ये बता रहा है कि महंगाई बढ़ रही है और हमें समय रहते सचेत होने की जरूरत है। खुदरा महंगाई जो बढ़ी है उसको पहले विस्तार से समझ लीजिए। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके अनुसार जून 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.38% हो गई है। इससे पहले आरबीआई के तय लक्ष्य के नीचे ही महंगाई दर रहती थी, अभी ऊपर गई है। इस बार आरबीआई का लक्ष्य था 4% और खुदरा महंगाई दर पहुंच गई है 4.38%। वजह खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई भी बढ़ी है। प्रभावित हो रहा है मिडिल क्लास और गरीब जनता। पूरे देश में तेजी से खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़े हैं हाल के दिनों में। आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि युद्ध थमता दिख नहीं रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच घरेलू बजट को संतुलित रखना ये एक चुनौती वाला काम है। मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने पर ही ये महंगाई घट सकती है, क्योंकि ईंधन की ज्यादातर आपूर्ति वहीं से होती है। तो इस तरीके से जो स्थितियां हैं वो हमें आगाह कर रही हैं कि अगर हम समय रहते न चेते तो फिर ये दिक्कतें आने वाले समय में और ज्यादा बड़ी और विकराल रूप में हमारे सामने होंगी। ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसको मुफ्त का अनाज महीने में राशन की दुकान से सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तब ये स्थिति है। जून के आंकड़ों के मुताबिक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खुदरा महंगाई आरबीआई के 4% लक्ष्य से ऊपर रही है। अब इसका जो इंपैक्ट है वो भी समझिए। तेलंगाना में खुदरा महंगाई दर सबसे ज्यादा रही है, 6.36%। लोकल रीजंस भी होते हैं। आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में खुदरा महंगाई दर 5.39% यह रिकॉर्ड की गई है। तमिलनाडु, उड़ीसा में खुदरा महंगाई दर 5% से अधिक है, यानी आरबीआई के अनुमान से 1.5% ज्यादा ही चल रही है। मध्य प्रदेश में भी 5% से अधिक है जो खुदरा महंगाई दर है। इससे आगे कर्नाटक, राजस्थान में महंगाई दर 4% से ज्यादा है। उतनी नहीं है लेकिन 4% से बढ़ी हुई है। यूपी, केरल में भी और झारखंड में भी खुदरा महंगाई दर का जो प्रतिशत है वो 4% से ज्यादा है। उत्तराखंड, गुजरात में भी खुदरा महंगाई दर 4% से ऊपर रिकॉर्ड की गई है।
इस लिहाज से देश के जो ज्यादातर राज्य हैं वहां पर खुदरा महंगाई दर आरबीआई का जो अनुमान था उससे ऊपर ही दिखाई दे रही है। 4% से ज्यादा, 4.38% एक एवरेज है। तेलंगाना में बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। वजह इसकी साफ है, अलग अलग लोकल रीजंस भी होते हैं। जितना आप साउथ में जाएंगे और जिस तरीके से पॉपुलेशन नॉर्थ की अगर साउथ में ज़्यादा है और साउथ में ऐसी चीज़ों की खपत इस समय ज़्यादा हो रही है जिनकी कीमत या उत्पादन पहले से कम है, या फिर वहाँ की सरकार ने अपना जो टैक्स लगाती है पेट्रोल पर या ईंधन पर उसको घटाया नहीं है या बैलेंस नहीं बनाया है, तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। साल 2026 में हर महीने किस तरीके से खुदरा महंगाई दर बढ़ी है ये भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हर महीने जैसे जैसे तेल के दाम बढ़े हैं वैसे वैसे जनवरी में खुदरा महंगाई दर जो थी 2.74% थी। इसके बाद फरवरी में यह हो गई 3.21%। मार्च में 3.40% पर खुदरा महंगाई दर, अप्रैल में 3.48% पर, यानी पहला क्वार्टर कमोबेश ठीक ही था। दूसरे क्वार्टर में मई में 3.93% महंगाई दर दर्ज हुई है और जून में महंगाई दर 4.38% पर पहुंच गई है। यानी उधर अप्रैल और मई का अगर एवरेज देखें तो वो 4% से कम थी, लेकिन जून आते आते ये स्थिति ज़्यादा विकराल नज़र आने लगी है। और वजह उसकी यही है कि जो उम्मीद बनी हुई थी कि हॉर्मुज स्ट्रेट या ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध है उससे कुछ राहत मिलेगी, वो चीज़ नहीं हुई। और दूसरा इधर रशिया से जो उम्मीद थी कि तेल सप्लाई होगा तो वहाँ भी उसका पासा पलट गया, उल्टा होने लगा। जून में जो खुदरा महंगाई दर बढ़ी है उससे रसोई से लेकर ज्वेलरी तक कई चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। ये भी बात सही है कि पिछले 3-4 महीने में किसी तरीके की कोई कटौती आम लोगों ने की नहीं है। अदरक और टमाटर की कीमतों में सबसे ज़्यादा उछाल आया है। सब्जियों के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सब्जियों के दाम बरसात में यूं भी बढ़ते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिए। ज्वेलरी की कीमतों में सालाना आधार पर 50.2% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी सोना, चांदी, जेवरात ये काफ़ी महंगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि डिमांड है, सप्लाई उस तरीके की है नहीं, तो इनकी महंगाई बढ़नी है। सीजन भी है अभी शादियों का, तो उस लिहाज से ये चीज़ें, चांदी के आभूषणों में भी करीबन 32% की, सोना, हीरा, प्लेटिनम के आभूषणों में 36% की बढ़ोतरी देखी गई है। पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर 16.72% की वृद्धि दर्ज की गई है। होटल, रेस्टोरेंट की सेवाओं पर 6.91% महंगाई दर्ज की गई है। और ट्रांसपोर्ट की सेवाएं पूरे देश में महंगी हैं। जाहिर सी बात है, ईंधन महंगा तो ट्रांसपोर्ट की सेवाएं तो यूं भी महंगी होनी है। और निजी वाहन चलाने का खर्च भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। ये भी एक बड़ी वजह है। जिस तरीके की स्थितियां हैं, यानी कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि हमें थोड़ी सी बचत पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन बचत तो दूर, हमारी खपत ही बढ़ गई है। यहाँ उल्टा ही होता है हिंदुस्तान में आमतौर पर जब इस तरीके की स्थितियां कई बार बनती हैं। एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने पेट्रोल डीजल में ब्लेंडिंग की है, E20 ऑयल में पेट्रोल में ब्लेंडिंग की है, उसके बाद से माइलेज कम हुआ है। तो जो पेट्रोल आपका 4 दिन तक चल रहा था वो अब 2.5-3 दिन में ही ख़त्म हुआ जा रहा है। तो उस लिहाज से पेट्रोल पंप पर लोगों को ज़्यादा पेट्रोल भराने के लिए जाना पड़ रहा है। तो जब ये रोटेशन बढ़ा है तो उस लिहाज से भी महंगाई बढ़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि आपकी जेब से पैसा ज़्यादा निकल रहा है। अब महंगाई बढ़ने की जो मुख्य वजह हैं उसको भी हम कॉन्क्रीट रूप में समझ लेते हैं कि आखिर क्या वजह रही है जो महंगाई इस कदर बढ़ी है। ईंधन के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, ये साफ है बिल्कुल। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज़, ट्रांसपोर्ट महंगा तो हर चीज़ महंगी। तेल के दाम बढ़ने से बाजार पर इसका व्यापक प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। जो चीज़
जनवरी, फरवरी, मार्च, उधर से फरवरी मार्च से चल रही थी, अब दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम हर क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं और ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर आने वाला खर्च चूंकि बढ़ा है, लिहाजा कंपनीज ने भी अपने प्रोडक्ट्स पर दाम बढ़ाए हैं। इसीलिए कई चीज़ों के दाम अब हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल सबने इंतज़ार किया कि झगड़ा थम जाएगा, लड़ाई थम जाएगी, ईंधन व्यवस्थित हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मई निपटा और अप्रैल निपटा, उसके बाद मई और जून में ये चीज़ें बढ़ी हुई दरों पर हमें दिख रही है। फरवरी 2025 के बाद सबसे बड़ी बढ़ोतरी इस समय दर्ज की गई है, जो 4.38% के आसपास है। अब हम आपको ये बताते हैं कि खुदरा और थोक महंगाई होती क्या है। खुदरा महंगाई दर और थोक महंगाई दर, इस बात को भी आपको समझाते हैं, क्योंकि जब थोक के रेट बढ़ते हैं तभी खुदरा में भी बढ़ते हैं। भारत में कुल 2 तरह की महंगाई रिकॉर्ड की जाती है, एक खुदरा और दूसरी थोक महंगाई दर। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतें होती हैं, यानी हम और आप जो बाजार में जाकर के दुकान पर पैसा देते हैं, सामान लेते हैं, दुकान पर ग्राहक जो दाम चुकाता है वही खुदरा कीमतें होती हैं। MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम कहते हैं। खुदरा महंगाई को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही कहा जाता है। थोक महंगाई वो है जो एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से लेता है, यानी स्टॉकिस्ट जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास। थोक महंगाई में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 63.75% होती है, जो प्रोडक्ट बना रहा है। प्राइमरी आर्टिकल जैसे फूड 22.62% हिस्सेदारी होती है। फ्यूल एंड पावर में 13.15% तक हिस्सेदारी शामिल होती है। रिटेल महंगाई में फूड और प्रोडक्ट की भागीदारी 45.86% है। हाउसिंग की 10.07% तक हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है। भारत में जिस तरीके से ये महंगाई रिकॉर्ड की जाती है, उसका एक आंकड़ा, उसका एक हिसाब हमने आपको बताने की कोशिश की है कि दुकान पर जो कीमत आप दे रहे हैं वो डायरेक्ट आपको इम्पैक्ट डाल रही है, क्योंकि वही खुदरा महंगाई दर है। लेकिन पीछे से जब माल महंगा है, मैन्युफैक्चरिंग महंगी है, तो उसका इम्पैक्ट एंड प्रोडक्ट पर या एंड कंज्यूमर पर आखिर में आता ही आता है। खुदरा महंगाई को लेकर अर्थशास्त्रियों के कुछ सुझाव भी आए हैं कि किस तरीके से इस खुदरा महंगाई को, बढ़ते हुई महंगाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं, या आम लोगों को क्या करना चाहिए, इसको भी समझिए। अगर मॉनसून सामान्य रहता है तो महंगाई अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी, ये अर्थशास्त्रियों का मानना है। खाद्य आपूर्ति बेहतर रहने पर भी वस्तुओं के दाम कम होंगे, यानी जो हम बर्बादी करते हैं खाद्य वस्तुओं की, उसको अगर रोक पाए तो भी हमारा भला हो जाएगा। बारिश कम हुई तो महंगाई बढ़ भी जाएगी, ये भी अर्थशास्त्रियों ने बताया है। कई जगहों पर मौसम दगा दे रहा है। अच्छे मॉनसून से महंगाई में राहत मिल सकती है, बशर्ते किसी हिस्से में सूखा या अकाल ये सारी चीजें ना हो। मिडिल ईस्ट में अगर तनाव कम होता है तो भी फ्यूल की कीमतें गिरेंगी, जिसकी वजह से ये महंगाई कंट्रोल हो पाएगी। महंगाई बढ़ती रही तो RBI ब्याज की दरें कम कर सकता है, यानी आपकी जो EMI चल रही है वो महंगी हो जाएगी। तो इस लिहाज से आपको ये समझना है कि आप किन जगहों पर अपनी बचत ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, उस पर आज से ही लग जाइए। ये विषय आज हमने इसीलिए चुना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि महंगाई को नियंत्रित करने के भी कई उपाय होते हैं। व्यक्तिगत स्तर पे भी होता है, सरकार के स्तर पे भी होता है। अब आप देखिए कि ब्याज दरों को बढ़ाने से लोग कम खर्च करते हैं, क्योंकि उनकी EMI बनी होती है, इस वजह से उनके बाकी खर्चे कम हो जाते हैं। ब्याज दरें बढ़ने से बाजार में डिमांड भी घट जाती है। महंगे ब्याज पर कौन पैसा लेगा, तो डिमांड में भी कमी आ जाती है। सरकारी खर्च में कटौती करके महंगाई घटा सकते हैं। सरकार, राज्य हो या केंद्र हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, इनके अपने लेगेसी रहती है, इसको भी कम किया जा सकता है। टैक्स बढ़ने से बाजार में पैसों का प्रवाह नियंत्रित हो जाता है। अनाप शनाप, काला धन, ये जो डबल इकॉनमी चलती है, आपूर्ति को बढ़ा करके भी महंगाई को काबू किया जा सकता है। इस तरीके से महंगाई को नियंत्रण में रखने की कोशिशें हो सकती हैं। जमाखोरी पर अगर रोक लगाई जाए तो भी महंगाई कंट्रोल रहती है।
कालाबाजारी के लिए सख्त कानून पहले से मौजूद हैं, लेकिन बस अनुपालन हो जाए तो भी महंगाई कम हो सकती है। रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करके आप महंगाई को कम से कम अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं। घर और ऑफिस में अगर आप बिजली बचाते हैं तो भी आप महंगाई को रोक सकते हैं, क्योंकि बिजली का बिल वैसे भी ज़्यादा आ रहा है। यूपी के लोगों के लिए खासतौर पर यह परेशानी है, लेकिन अगर आप बिजली बचाते हैं, फ्यूल बचाते हैं, तो भी आप अपनी ही जेब को मजबूत कर रहे हैं, ये मान करके चलिए। सरकार की तरफ से जो उपाय होने हैं वो सरकार करेगी। सरकार बहुत ज़्यादा अपनी कटौती करती है, नहीं करती है, ये आम आदमी अपनी तरह से देखता सुनता भी है और उम्मीद भी करता है कि सरकार अपनी तरह से कटौती करे। लेकिन बहुत सारे घटनाक्रम इस तरीके के भी हैं जिसमें लोग सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग ना करके अपने वाहनों का न सिर्फ इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं, बल्कि वो बचत की तरफ ना जा करके अभी भी पहले जैसी जीवन शैली को ही बराबर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका खामियाजा हो रहा है कि जो हमारी इकोनॉमी में हमें सेविंग्स के रूप में चीज़ों को थोड़ा सचेत होना था, उसमें हम पहले ही देर कर चुके हैं। अभी भी समय है, अगर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए ये उम्मीद करते हैं, तो शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। आज वंदे राष्ट्र में हमने जिस बड़े मुद्दे को उठाया वो महंगाई है। इसके साथ साथ आपकी जेब पर पड़ने वाली डकैती भी है। सरकार की जेब पर भी डकैती पड़ती है। भारत में साइबर अटैक की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अक्सर आप डिजिटल अरेस्ट की खबरें सुनते हैं, लेकिन साइबर हमलों के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत डराने वाले हैं। जिस तरह से साइबर हमले बढ़े हैं, उससे ऐसा लगता है कि हैकर्स बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। भारत के वित्तीय क्षेत्र में 29 लाख से ज़्यादा साइबर हमले हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि बीते साल के आंकड़ों से अगर तुलना करें तो नए आंकड़े उनमें ज़बरदस्त उछाल है। 4 साल में साइबर हमलों की संख्या में दुगने से ज़्यादा की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत के वित्तीय क्षेत्र में जिस तरीके से साइबर हमले बढ़ रहे हैं, पहले उसको ट्रैक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला। 29 लाख से ज़्यादा केसेस आए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की रिपोर्ट इस बात को डिटेल कर रही है। भारत सरकार की डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये जानकारी सामने आई है। 2025-26 की रिपोर्ट में साइबर हमलों का पूरा आंकड़ा दिया गया है। 2021 में कुल 14 लाख साइबर अटैक किए गए थे। इसके बाद 2025 तक साइबर हमलों की संख्या बढ़कर 29 लाख हो गई है, दुगने से ज्यादा। रिपोर्ट में एआई आधारित हमलों का भी जिक्र किया गया है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका भी इस्तेमाल अब हैकर्स कर रहे हैं, अटैकर्स कर रहे हैं। वित्तीय संस्थानों पर बहुत तेजी से साइबर हमले लगातार हुए हैं। एआई के चलते साइबर हमलों का जो दायरा है वो भी पहले के बनस्पत काफी बढ़ा है। साइबर हमले संस्था नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर अटैक करते हैं, ये भी सामने आ रहा है। बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से ये सारी चीज़ें हमारे और आपके सामने आई हैं, जिसको आज हम आपके सामने रख रहे हैं और ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये जो साइबर हमले हैं ये किस तरीके से, कहाँ से ये आंकड़ा आया है। ये भी चीज़ गौर करने वाली है कि ज़्यादातर ऐसे लोग जो रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं और सरकारी सेवाओं में रहे या बड़े बिजनेसमैन हैं, अटैक उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा हो रहे हैं। साइबर हमलों की रिपोर्ट में जो बड़े खुलासे हैं उसको और डिटेल से हम समझते हैं कि आखिर इन हमलों में और क्या क्या चीजें हमें जानकारी दी गई है इस रिपोर्ट में। 2021 में जो 14 लाख साइबर हमले किए गए थे, 2025 तक 14 लाख से बढ़कर के ये संख्या 29 लाख हो गई, यानी दुगने से ज्यादा। हमलावर वित्तीय नुकसान पहुंचाने के इरादे से अटैक करते हैं। साइबर अटैक का मुख्य मकसद डेटा चुराना होता है
साइबर अटैक से बड़ी संख्या में डेटा चोरी हुआ है और ये डेटा, इसका इस्तेमाल बहुत अलग अलग तरह से होता है। ग्राहकों की पहचान और भुगतान प्रणाली पर ये डेटा बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। साइबर हमलों से हमारा पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर हमने कुछ गलत कर रखा है तो उसका फ़ायदा ये साइबर अटैकर्स ज़्यादा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को आप अभी से समझ लीजिए। आने वाले AI जो आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद अटैकर्स का या साइबर हमलों को करने वालों का जो हौसला है वो भी बढ़ा है, क्योंकि वो अब नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी कर रहे हैं और हिडन एटमॉस्फेयर में वो बड़े अटैक्स कर रहे हैं। आप देखिए AI ने साइबर अपराधियों की क्षमता बढ़ाई है। वो केवल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लेकर के चल रहा है। पहले साइबर हमलों में काफ़ी लंबा वक्त लगता था, कोडिंग होती थी, बाकी चीज़ें, लेकिन अब AI के माध्यम से ये चीज़ें बहुत आसान हुई हैं और बड़ी संख्या में साइबर अपराधी इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। AI की मदद से साइबर अटैक आसान हो गया है, क्योंकि कोडिंग AI पे आपने डाला और उसके बाद डीप फेक वीडियो से भी धोखाधड़ी बढ़ी है। किसी की फ़ोटो दिखा करके ब्लैकमेल करना वगैरह वगैरह। AI के कारण ही नकली पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है और AI आधारित हमले मशीन की तरह किए जा रहे हैं, मतलब ऑटोमेटेड उनमें सिस्टम जनरेट किया गया है। ज़्यादातर वित्तीय संस्थाओं की सुरक्षा पुराने पैटर्न पर है, AI फ्रेंडली नहीं है। इसलिए AI के बाद सुरक्षा व्यवस्था को अपडेट करना ये भी अब ज़रूरी हो गया है और इसी कारण से चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, हमारा फाइनेंशियल कोई भी सिस्टम हो, उसमें जो सेंधमारी हो रही है वो इसीलिए ज़्यादा क्राइसिस पैदा कर रही है, क्योंकि AI के हिसाब से अभी तक जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको एडवांस नहीं किया गया है और जो साइबर अपराधी हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। साइबर हमलों से बचने के लिए सलाह भी दी जा रही है, किस तरीके से आप बच सकते हैं, किस तरीके से आप इन साइबर हमलों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस भी आपके लिए ज़रूरी है। रिपोर्ट में BFSI संस्थानों को ये सलाह दी गई है कि साइबर अटैक की स्थिति में वित्तीय संस्थान सिर्फ नियमों पर निर्भर ना रहें, उनको अपने आप को अपग्रेड करना होगा। हर संस्थान अपनी सुरक्षा की इवैल्यूएशन करे, परीक्षण करे, ताकि उसको पता चल सके कि लूप होल्स कहाँ हैं। शून्य भरोसा और हाईटेक सुरक्षा मॉडल की सलाह दी गई है, यानी ट्रस्ट आप किसी भी सूरत में किसी भी तरीके का मत कीजिए, टेक्नोलॉजी पे जाइए और एडवांसमेंट पे जाइए। AI आधारित खतरों को पहचानने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, उस पर जाने की ज़रूरत है। क्लाउड, API और सप्लाई चेन की भी निगरानी करने की सलाह दी गई है। मशीन और मानव पहचान की तकनीक को विकसित करना भी इस समय ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। सुरक्षित सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया जाए, ये भी एक सलाह है। नियमित रेड टीम और प्रैक्टिस साइबर ड्रिल ये भी ज़रूरी है। आप अलग अलग तरीके की ड्रिल्स करें। रिपोर्ट में ये भी सलाह दी गई है कि जिस तरीके से हमारे संस्थान अभी उतना अपग्रेड अपने आप को नहीं कर पाए हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को तत्काल अपग्रेड कर लें। अब ये भी चीज़ है कि साइबर अटैक की प्रमुख वजह क्या है, इसको भी हम आपको बताते हैं। जो सिस्टम है वो पुराने पैटर्न पर है। सिस्टम को हैकर्स के नज़रिए से बनाना, तैयार करना, ये बड़ा काम है। कमज़ोर डिज़ाइन हमलों की वजह से ही इस तरीके से हमले हो रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोटेक्टेड नहीं है वो पूरा सिस्टम। रियल टाइम नियम लागू करने की भी कमी है। इसको सुरक्षा नियम सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जैसे बाकी जगहों पे नहीं होता, यहाँ भी नहीं होता।
सुरक्षा मानक रियल टाइम पर काम नहीं करते, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी अपने आप में एडवांस है। बैंकिंग ऐप्स के एपीआई और दूसरे लॉक्स जुड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हैकर्स को सुरक्षा टीमें समय पर पहचान नहीं पाती हैं। रियल टाइम में हमले रोकने की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी हमारे पास उतनी एडवांस नहीं है। इसी वजह से हैकर्स को फ़ायदा मिल रहा है, जिसको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी का उपयोग हैकर्स के द्वारा हो रहा है, उसमें लगातार इस बात को हमें परखने की ज़रूरत है कि उनका एडवांसमेंट और हमारी टेक्नोलॉजी गैप कितना बड़ा है, किस तरीके का गैप है। इस गैप को भरने की ज़रूरत है। जो सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर ऐसे साइबर अटैक्स को हमें रोकना है तो हमें अपनी सुरक्षा, अपनी तैयारी भी मजबूत करनी होगी, यानी कोडिंग्स। इसके अलावा हैकर्स किस तरीके से सोच रहे हैं उस तरीके पे हमें जाना होगा। और ये होता है, अपराध को मिटाने के लिए या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जो हमारी एजेंसीज होती हैं, उनको अपराधी की तरह ही सोचना होता है, और तभी वो उन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर पाती हैं या उस अपराधी तक पहुंच पाती हैं जो उसने ताना बाना बुना होता है। इस लिहाज से यहाँ जो हमारे डेवलपर्स हैं, उनको भी इस दिशा में काम करना होगा, और ख़ास तौर से जो बड़े संस्थान हैं उनको अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा एडवांस करना ही होगा, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरीके के अटैक्स और ज़्यादा होते हैं तो हमारे देश का आम आदमी सुरक्षित रहे। इस बात को भी आप गौर कीजिएगा कि बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स पर इन साइबर अटैक्स को लेकर के कई फिल्में भी आई हैं, कई तरीके के एपिसोड्स दिखाए जा रहे हैं, जिसमें इस बात की चिंता हो रही है कि केवल रकम तक की ही बात नहीं है, वो रकम कहाँ से निकलेगी और किस तरीके से उसका उपयोग होगा, इसका पूरा प्लान, इसका पूरा खाका हैकर्स के पास रहता है। आपका एक डेटा, मतलब 10 से 5 मिनट की एक्सेस भी अगर किसी कंट्री को या हैकर्स के जरिए मिलती है या कहीं, तो आपका डेटा वो कितनी तरीके से मल्टीपल फोल्ड्स में यूज़ कर सकता है, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें भारत सरकार भी हालांकि सतर्क हुई है। आप जब किसी को आज की डेट में फ़ोन लगाते हैं तो एक आवाज़ आपको सुनाई देती है कि अगली कॉल किसी हैकर की हो सकती है। ये सारे प्रावधान, प्रिकॉशंस सरकार की तरफ से भी लिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और जो बड़ी है और समझने की है, अगर इन साइबर अपराधों में ज़्यादातर जो लोग फंसे हैं, जो शिकार हुए हैं, आप उन पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो या तो NRIs हैं या फिर वो ऐसे लोग हैं जो सरकारी महकमे में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, या कोई बिजनेसमैन है जिसने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए हैं, या किसी लेवल पर उसकी जो पैसे की आंदोरफ्त है वो लोगों की निगाह में है। तो इस लिहाज से, या उसके बारे में सार्वजनिक रूप से कुछ चीजें लोगों को पता हैं कि हाँ, ये बड़ा आदमी है, इसने इस तरीके से चीजों को करा हुआ था। आप कल्पना कीजिए कि रिटायर्ड डॉक्टर इन साइबर अटैक्स का शिकार हो रहे हैं, रिटायर्ड इंजीनियर इन साइबर अटैक्स का शिकार हो रहे हैं, और छोड़ दीजिए आप, पुलिस महकमे से जुड़े हुए कई IPS अधिकारियों के भी इस तरीके के केसेस सामने आए हैं, IAS के भी केसेस सामने आए हैं। तो ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जिन लोगों ने माल बटोरा है उनसे ये हैकर्स अपनी तरह से माल बटोर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में या फाइनेंशियल सिस्टम से जो जहां लोगों का पैसा है, उन जगहों को ब्रेक ना कर ले जाए। तो उस जगह पर सरकार को ज्यादा चिंता है, लेकिन इंडिविजुअल स्टेटस पर आप हैकर्स का शिकार ना हो, इसकी चिंता आपको खुद करनी होगी। वैसे भी कई बार विजिलेंस की टीमें या कई बार आपका समय खराब होता है तो इस तरीके की चीजें लोगों की निगाह में आ जाती हैं और घर से करोड़ों रुपया बरामद भी होता है। तो बेहतर है कि अगर आपने कुछ इस तरीके की कमाई कर रखी है
तो बचने के लिए आप खुद ही एक नंबर में जाकर के अपना टैक्स जमा कर दीजिए, पूरी रकम जो आपके पास ब्लैक की है उसको वाइट कर लीजिए, कुछ सजा वगैरह अगर प्रावधान है कानून में उसको भुगत लीजिए और फिर बाकी की जिंदगी आराम से आप गुजार सकते हैं। वरना स्थिति ये होगी कि जबरा मारे और रोवे ना दे, मतलब आपका पैसा तो जाएगा ही, आप एफआईआर तक नहीं लिखवा पाएंगे। यह जिन लोगों ने एफआईआर लिखवाई है या जो साइबर अपराध इस तरीके से सामने आए हैं, उनकी कईयों की गाढ़ी कमाई भी इसमें चली गई है। तो ये केसेस तब रिकॉर्ड में आए हैं जिसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहुंच ही नहीं पाए, अपनी बात कही नहीं पाए, हलक में ही अटक गई है, क्योंकि माल जब कमा रहे थे तब तो हिसाब किताब रखा नहीं। अब जो पैसा है वो निकल रहा है, तो चूंकि जो अकाउंट से निकल रहा है उसके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी ये डर रहता है कि कल को पुलिस या विजिलेंस या इंटेलिजेंस हमारे घर तक आएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे, यहां भी तलाशी होने लगे। तो इस तरीके के डर खम रहते हैं, तो सो नहीं पाएंगे आप। बेहतर है कि इस देश को भ्रष्टाचार से अगर उबरना है तो वो उसी दिशा में चले, वरना यहां तकनीक का इस्तेमाल अपनी तरह से वो जरूर कर लेंगे जो इस तरीके के नए एक्सपर्ट हैं। आपके पास इसकी एक्सपर्टीज हाल फिलहाल नहीं है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद और संभल मस्जिद मामले में हिंदू और मुस्लिम पक्ष में विवाद अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि दोनों पक्ष आपसी रजामंदी से बड़े मुद्दों पर आम सहमति बना लें, लेकिन इस पर कोई सहमत हुआ नहीं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए इस विवाद को सुलझाने से इनकार कर दिया है। राम मंदिर के बाद देश में 3 सबसे संवेदनशील धार्मिक स्थलों को लेकर पूरा देश इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मामले भी राम मंदिर की तरह कोर्ट ही सुलझा पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों का बोझ कम करने के लिए आपसी सहमति से विवाद सुलझाने के लिए देश भर में मध्यस्थता के जरिए विवादों के निपटारे और सामंजस्य के लिए 21 अप्रैल से समाधान समारोह की शुरुआत की है, जिसमें 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के परिसर में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। दोनों पक्ष शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने समझौते को स्वीकार करने का कोई दबाव उस पर अदालत की तरफ से नहीं है, लेकिन कोई तैयार भी नहीं हुआ है। मीडिएशन का मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मीडिएशन का अर्थ ही होता है वार्ता। वार्ता के जरिए एक अगर रास्ता कोर्ट से हट के निकल जाता है, सुलह समझौता हो जाती है, तो ये सर्वोपरि रहेगा। तो क्या ज्ञानवापी का मामला वार्ता से हल हो सकता है, ये लगता है आपको? प्रथम दृष्टया तो मुझे नहीं लगती है, लेकिन जब एसआई सर्वे का रिपोर्ट दाखिल हुआ था और उन्होंने फाइंडिंग में लिखा था कि मंदिर के अवशेष पर, तो प्राचीन मंदिर का अवशेष है, इसके ऊपर दीवारों के ऊपर मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया है। उस समय कुछ मुस्लिम नेताओं ने, हमको फट अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ, सपा के नेता नेत्री थी, उन्होंने बयान दिया था। कुछ मुस्लिम भाई भी दिए थे कि यह हिंदुओं का मंदिर है, सौंप दिया जाए, सौहार्द बना के आगे बढ़ाया जाए। इसलिए 1% लग रहा है कि ऐसी सद्बुद्धि आ सकती है और बिना शर्त मेरा मंदिर मुझे मिल जाता है ज्ञानवापी सिंगार गौरी माल आदि विशेषकर का, तो हम लोग उनको सुलह समझौता में भाग लेकर सहयोग सफल मानेंगे, और नहीं तो मुकदमा न्यायालय से जीत करके विथ कास्ट उनसे लेंगे, क्योंकि मेरे मंदिर को अनावश्यक रूप से अधिकृत किए हैं। वो पूरे मामले में वो हरिहर मंदिर है, वो दूसरे पक्ष के लोग भी इस बात को जान चुके, साक्ष्य हम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। उस साक्ष्यों के आधार पे और हरिहर भगवान के भरोसे हम ये विश्वास दिलाते हैं और विश्वास करते हैं कि हाँ, आज नहीं तो कल हरिहर भगवान के पट खुलेंगे और सामूहिक जलाभिषेक होगा। और बाबर की औलाद ने जो बुरा कर्म किया है, ये बाबर की औलादों ने तो इसको तोड़ के पुनः बनाया है, ये आज नहीं तो कल हरिहर मंदिर बनेगा, भव्य बनेगा, दिव्य बनेगा और सामूहिक जलाभिषेक सभी सनातनी प्रेम पूर्वक करेंगे। एक दिन बहुत जल्दी ऐसा भी आने वाला है। नहीं, इसमें अगर मध्यस्थता करना है तो मुस्लिम पक्ष को ये सुनिश्चित करना चाहिए, जो हमारे बुजुर्गों ने और पूर्वजों ने जो गलती करी है उसको हम ना दोहराते हुए, और ये सनातनी पक्ष को, हिंदू पक्ष को सुप्रीत कर देना चाहिए सह प्रेम, तो इसमें सब कुछ बना रहेगा। ज्ञानवापी के मामले में जो कि कोर्ट ने
ये एक तजवीज़ रखी है कि दोनों साइड्स बैठ करके इस मसले को बातचीत के ज़रिए से हल करने की कोशिश करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई हर्ज नहीं है और एक बार बातचीत के ज़रिए से मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि वो आज से नहीं, सैकड़ों हज़ारों साल से वो मस्जिद है और वहाँ पर न सिर्फ ये कि चंद सालों से बल्कि सैकड़ों हज़ारों सालों से वहाँ पर नमाज भी हो रही है, अजान भी हो रही है और बाकायदा पुख्ता मस्जिद बनी हुई है। लेकिन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो बेहतर ये है कि दोनों पार्टीज बैठ करके पहले इस पर गुफ्तगू कर लें। अगर कोई काबिल कबूल रास्ता निकल आता है जो कि शरीयत के भी मुताबिक हो और मुल्क के कानून के भी मुताबिक हो तो उस पर दोनों अमल करें, और अगर खुदा न खास्ता रास्ता नहीं निकलता है तो फिर दोनों के लिए कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। मथुरा, काशी और संभल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है, हम आपको उसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि ये पहल किस तरीके की है, क्या कहा है अदालत ने। 21 से 23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में समाधान समारोह का आयोजन है। सुप्रीम कोर्ट विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है और विवाद जो भी हैं उन्हें बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का भी इसमें सुझाव दिया है। 3 मंदिर मस्जिद विवादों को सुलझाने की इस लोक अदालत के जरिए कोशिश की गई थी। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी पर विवाद है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पर विवाद है। संभल की मस्जिद पर भी विवाद है जिसे हरिहर मंदिर कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का प्रस्ताव भेजा था लेकिन कोई भी पक्ष इसके लिए राजी नहीं हुआ। दोनों पक्षों से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति मांगी थी कि अगर आप तैयार हो तो इस तरीके की कुछ कोशिश की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी ने भी सहमति नहीं दी, यानी दोनों ही पक्ष तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसके आधार पर अदालत अपना फैसला दे। मध्यस्थता इसमें नहीं हो पाएगी, बातचीत के जरिए मामला नहीं सुलझेगा। केस लड़कर ही कोर्ट से प्रॉपर फैसला आए ताकि आने वाले कल में इस तरीके की कोई भी शिकवा शिकायत किसी को न रह जाए कि ये तो समझौता हुआ था तब था, आज नहीं है। अदालत ने फैसला दे दिया, बात खत्म। वाराणसी का ज्ञानव्यापी विवाद क्या है ये हम आपको बताते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर विवाद की प्रक्रिया चलती आई है उसमें वाराणसी बहुत महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में एक ढांचा है। ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदुओं को आपत्ति, ऐसी ढांचे पर ज्ञानव्यापी मस्जिद इसे कहा जाता है जिसे लेकर के हिंदुओं को आपत्ति है। मंदिर के पास मस्जिद का जो विरोध होता रहा है हिंदुओं की तरफ से, 17वीं शताब्दी में विश्वेश्वर नाथ पर ये ऊपर गुंबद तैयार करा दिए गए, टॉम तैयार करा दिया गया। मुगल शासक औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनवाया था, जो इतिहास के पन्नों से तथ्य सामने आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाई गई थी। अब हिंदू पक्ष मस्जिद हटाने की लड़ाई लड़ रहा है। वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ज्ञानव्यापी का केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी ज्ञानव्यापी केस में सुनवाई कर रहा है। पूजा के अधिकार एएसआई सर्वे को लेकर के भी सुनवाई हो रही है। वजूखाना क्षेत्र धार्मिक स्थल अधिनियम से जुड़े मामले में भी सुनवाई की जा रही है।
ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये पूरा मामला किस तरीके से टेक्निकली, आप जब काशी विश्वनाथ के मंदिर जाएंगे, अभी भी आप वाराणसी जाइए, तो जो नंदी विराजमान है उनका मुंह ढांचे की तरफ है। उस ढांचे की जो पश्चिमी दीवार है वो भी मंदिर की आकृतियां, देवी देवताओं की आकृति, ये सब उस पर उकेरी हुई हैं। भोलेनाथ के सामने ठीक नंदी बैठते हैं, यानी जहां पर वो ढांचा खड़ा है वो दरअसल मंदिर था। एएसआई ने जो सर्वे किया वहां पर कई फीट के विश्वेश्वरनाथ निकले हैं। तब मुस्लिम पक्ष की ओर से यह कहा गया कि साहब ये तो फव्वारा है। एएसआई की रिपोर्ट फिलहाल अदालत को ये बता रही है, जो सबूत मिले हैं वो एक मंदिर होने का दावा करते हैं। अभी भी मस्जिद की पश्चिमी दीवार इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि जो कुछ गिराया गया उस समय वो पूरी तरीके से नहीं गिर पाया, और जो टॉम खड़ा किया गया, जो गुंबद बनाया गया, वो उसी दीवार पर खड़ा कर दिया गया एक तरफ, खासतौर से जो पश्चिमी दीवार है जो मंदिर की थी, तो मंदिर की दीवार गिर ही नहीं पाई और उसको खड़ा कर दिया गया। तो ये सारी चीजें अभी अदालत में है, कंक्रीट फैसला हो जाए ताकि कल को किसी तरीके की किसी को शिकवा शिकायत ना रहे। अब ज्ञानव्यापी केस में हिंदू पक्ष की मांग क्या है, यह भी हम आपको बताते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर को प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर घोषित किया जाए, हिंदू पक्ष ये चाहता है, जो कि है, वहां पर विश्वेश्वरनाथ निकले हैं। उस परिसर में नियमित पूजा अर्चना की अनुमति मिले, परिसर में मिले धार्मिक अवशेषों को मंदिर का हिस्सा माना जाए, ये बात हिंदू पक्ष की ओर से है। अब ज्ञानव्यापी केस में मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है, इसे भी समझिए। मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ज्ञानव्यापी के मस्जिद के स्वरूप को ही बरकरार रखा जाए, पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत नए दावों को खारिज किया जाए, ये कांग्रेस के समय पर बना था अधिनियम, मस्जिद में मुस्लिमों के नमाज के अधिकार सुरक्षित रहें, ये मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें अदालत में मोटे तौर पर रखी गई हैं। अब आइए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह का जो विवाद है, मथुरा से हम, काशी से हम मथुरा की ओर आते हैं। यहां का जो विवाद है वो किस तरीके का है ये भी समझिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदू पक्ष शुरू से ही मस्जिद का विरोध करता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद तैयार की गई है, लिहाजा इस जगह पर जो मस्जिद है उसको हटाया जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जमीन के स्वामित्व पर केस चल रहा है। 1968 में हुए समझौते की वैधता पर कई केस लगातार चल रहे हैं। करीबन 13 कुछ एकड़ का ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें 11 एकड़ अभी भी मंदिर के पास है। 2.67 एकड़ में ये मस्जिद तामील की गई है, जिसे आक्रांताओं ने किया था, ऐसा हिंदू पक्ष का दावा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के मामले में हिंदू पक्ष क्या कह रहा है, पहले ये समझ लीजिए। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि ईदगाह को मंदिर के पास से हटा दिया जाए, इसके साथ ही पूरी भूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी जाए और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए। यह बात है हिंदू पक्ष की ओर से। अब इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है यह भी समझिए। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है
कि ईदगाह को वैध धार्मिक स्थल माना जाए, मतलब मुसलमानों को ही दे दिया जाए। 1968 के समझौते और पूजा स्थल अधिनियम दोनों मान्य हो। कटरा केशव देव का ये जो समझौता हुआ था 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के पूरी तरह से यहां पर तामील करवाया जाए उसको, ताकि हिंदू पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज हो सके। ये कहना है मुस्लिम पक्ष का। अब ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो तो कंस के कारागार में हुआ था। तो जो मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया वो एग्जैक्ट उस जगह पर खड़ा किया गया है जो हमारे ग्रंथों में ये वर्णन करता है कि इस जगह पर कंस का जेल था, कारागार था, जहां पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ठीक उसी जगह पर, उसी जन्म स्थली पर वो मस्जिद खड़ी की गई। यही राम मंदिर के भी प्रकरण में हुआ था। जो गर्भगृह था ठीक उसके ऊपर टॉम ताने गए थे। यही काम ज्ञानव्यापी में भी हुआ है, जहां विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग है, जो शिवलिंग है उसके ऊपर टॉम ताने गए। उसका प्रमाण सामने बैठे नंदी दे रहे हैं, क्योंकि नंदी का मुंह होता है भोलेनाथ की तरफ, शिवलिंग की तरफ। तो नंदी अभी इस तरफ है, काशी विश्वनाथ का जो परिसर है उस परिसर से ताक रहे हैं विश्वेश्वरनाथ को, और वहां नमाज पढ़ी जा रही। तो ये हर जगह का मोटा मोटी केसेस एक ही तरीके के हैं। अब ये हो सकता है कि उस दौर के लोगों को ना पता रहा हो कि भोलेनाथ के सामने जो नंदी बैठे हैं वो अपने आप में गवाही दे रहे हैं। तो यहां ये प्रकरण भी है। अब आइए संभल की जो मस्जिद है उसका पूरा विवाद क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। संभल का जो पूरा मामला है वो है मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष मंदिर का दावा कर रहा है। मस्जिद को हिंदू पक्ष प्राचीन हरिहर मंदिर बता रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर तोड़कर ढांचा तैयार किया गया जो मस्जिद जैसा दिखता है। हिंदू पक्ष ने पुरातात्विक सर्वे कराने की भी मांग की है। अवशेष, हिंदू पक्ष ने मंदिर के अवशेष मिलने का भी दावा किया है। हिंदू पक्ष मस्जिद के अंदर पूजा का अधिकार चाहता है। मस्जिद के अंदर क्या मतलब, मस्जिद हटे और मंदिर में पूजा अर्चना हो। मुस्लिम पक्ष मस्जिद को ऐतिहासिक और वैध मानता है। मुस्लिम पक्ष सर्वे और मुकदमों का विरोध कर रहा है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू रहे, उसी का पक्ष हो। चंदौसी सिविल कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इससे जुड़े मामले लंबित हैं, चल रहे हैं। मस्जिद की वैधता को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब इस पूरे मामले में भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि भोजशाला के मामले में मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जो आदेश निर्देश दे रहा है वो क्या है। धार भोजशाला परिसर के पास हर शुक्रवार को नमाज होगी। परिसर में नहीं, परिसर के पास दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए जगह परिसर से अलग दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दी जाए, परिसर के भीतर नहीं, परिसर के पास में कोई अन्य जगह। यह भी निर्देश दिया है कि एएसआई परिसर से छेड़छाड़ ना करे। भोजशाला में कोई भी संरचनात्मक बदलाव नहीं करना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। परिसर को मंदिर बताने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है। मुस्लिम पक्षों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया गया है। हिंदू पक्ष भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर बता रहा है। हिंदू पक्ष ने मंदिर परिसर में नमाज पर आपत्ति की थी। हाईकोर्ट ने भोजशाला को मां सरस्वती का मंदिर माना था तथ्यों के आधार पर, और उसके बाद अभी हाईकोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि पूजा स्थल अधिनियम का यहां पर भी हवाला दिया गया है। वो 1991 में कांग्रेस की सरकार ने राम मंदिर का
जो ढांचा था उसके गिरने के बाद उस चीज को लागू किया था। फिलहाल इसी अधिनियम के तहत मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के पास शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी है। ये मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश गया है। तो इस लिहाज से इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में जगह जगह जो मस्जिदें बनी हैं उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जो मुगल आक्रांताओं ने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को, धर्म को कुचलने के लिए जिस तरीके के निर्माण कार्य कराए, उसमें ये मामले ज़्यादातर देश के हर कोने में मिल ही जाते हैं। अब जो महत्वपूर्ण जगहें हैं उन जगहों को लेकर के मामले अदालतों में चल रहे हैं, जिस पर एक सुलह समझौते की कोशिश होने वाली थी, लेकिन उसके लिए कोई पक्ष तैयार नहीं है। हर पक्ष ये चाहता है कि जो फैसला हो तथ्यों के आधार पर हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। हमें अदालतों पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि ये राष्ट्र की ताकत है, इस राष्ट्र का बंधन होता रहे, इसलिए हमें अपनी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा करना भी चाहिए और है भी, ताकि इस तरीके के विवाद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सके। वंदे राष्ट्र।